if anybody has any problem in this delegation of power, so that also we can discuss. Even this is always there under money, a lot of and this year also I mean that if anything we have to replace or modify, we can the next one. So there is one scope for us. Anything you want to change or whatever for your experience, we can go like that. So regarding this, what I am going to tell you will already means NW persons already delivered to you, and remaining person will deliver by them. So my thing that just refresh you and some points to discuss with you. So what is the guiding documents when we are going to work or for e-tendering process or in jam process? Before that, we must have we must clear about our guiding documents on what basis we are going to there. Already they have informed e-tendering or e-jam or jam is nothing but the only the electronic version of these guidelines. Electronically you can place these things. Earlier, as per these guidelines, we have to do a lot of file movements. So that is just replaced by this e-tender platform or jam platform. So if you are clear about this thing, so you will be very clear about the e-tender and jam. And secondly, if you clear about these things, you will not afraid to do work. In government department, what happens that you want to do work, but you will afraid. What will happen if I do? Because you will have some example of seniors that he has done work, but he is facing a lot of problem. You have seen some example. That's why afraid comes to our mind. Even our some seniors also tell sometime that see what happens to them. They have worked like this, but they are getting punishment. So one afraid when you join now, you have a lot of energy, but day by day, your energy will be less because of that mind situation. So what comes if you don't know exactly the guiding documents? If you are clear about documents, you will not afraid. सपोज कहीं पे भी तो कुछ घटना हो सकता है. आज हम इधर है, यहाँ से हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो एक्सीडेंट के कारण नहीं एक्सीडेंट होगा सोच के तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है. काम भी ऐसा ही है. आपके काम करना है, डिपार्टमेंट में आए काम तो करना ही है. अभी डर इसलिए लगता है कि हमें क्लियरिटी नहीं है कि करने से क्या प्रॉब्लम होगा. हम कुछ पैसा खरीद के ले आएंगे, फिर बोलेंगे आप ऐसे कैसे खरीदा, ये तो प्रॉब्लम फंस गया, अकाउंट्स का एंगल आएगा, आप ऐसे कैसे खरीदा. फिर विजिलेंस एंगल चले जाएंगे, कोई आरटीआई में हटेंगे, उसी को लगा के उसको उसके बाद विजिलेंस में चला जाएंगे. लॉट ऑफ थिंग्स. उसके अच्छा है कि कोई कोई लोग नहीं काम करते तो उसको फॉलो करो. तो बेसिक थिंग्स है कि ये जो 3-4 बुक्स है उसको हम बहुत लोग सीनियर लोग जानते ही है. अभी जो नया जूनियर्स लोग आ रहे हैं उन लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अगर इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा और उसके बाद आपको काम करना आ जाएगा, क्योंकि आपको रूल पता है. जैसे हम लोग का इंजीनियरिंग का भी तो बहुत है ना, ड्राइंग में कितना कितना हमने सीखा. फिर हमें तो इतना नहीं चाहिए, लेकिन यू आर कॉन्फिडेंट फॉर ड्राइंग. अगर आपको बोले कि आपको एक ड्राइंग चेक करना है, आप कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने ड्राइंग इतना करके इंजीनियर हुआ है. ऐसे इसका ही कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये क्या है सिखाया नहीं जाता इंजीनियरिंग. जब इंजीनियर बनेंगे तो ये सभी जरूरत है, तो सीखते नहीं है तो लगता है अभी क्या करें. तो बेसिक माई फोकस इज दिस ऑल थिंग्स विल बी टॉट बाय आवर एनडब्ल्यू पीपल. सो आपको बस इसके ऊपर मन करना है, और उसमें क्या फर्क हो सकता है जो डिस्कशन में आएंगे. सर इसमें तो ऐसे लिखा है, ऐसे कैसे करें, इसके उसका कंक्लूजन भी आ जाएंगे. लेकिन अभी पता तो लगे क्या लिखा हुआ है, उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा. लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है कि इसमें लिखा क्या है. तो ये 3 जो सार चीज है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे. बाकी डिटेल्स में सर लोग सब आपको सिखाएंगे. तो डेलीगेशन जनरल फाइनेंस जो रूल है 2007, जस्ट आई थिंक थोड़ा देर पहले इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है. उसी में हम थोड़ा 2 पॉइंट में चलते हैं. प्रोक्योरमेंट क्या है अभी क्लियर है, सर ने बता दिया है साइड आपको. प्रोक्योरमेंट में गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, नाउ इवन वर्क्स भी हो सकता है. प्रोक्योरमेंट को वर्क्स भी बोलते हैं.
उसके ऊपर अलग अलग गाइडलाइंस है, वो भी सर ने बता दिया होगा। जो वर्क्स के लिए ये मैनुअल है, तो उसमें बहुत कम फर्क है, बहुत डिफरेंस नहीं है। तीन तीन मैनुअल है, तीन तीन वर्क्स जीएफआर का है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा माइनर सेंस है। वो तीन मतलब एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, एक प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स और एक प्रोक्योरमेंट सर्विस। तीनों का तीन मैनुअल है। वो उसमें उसके उसका जो है ना, वो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। ऑनलाइन भी मिलता है और नहीं तो ग्रुप में मिल जाएगा। तो इधर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, एक तो जीएफआर हो गया, आपको समझना सही है। दूसरे पर आएगा जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल, और तीसरा जो है ना, ये जीएफआर का अंदर ही हो गया प्रोक्योरमेंट मैनुअल। और तीसरा है सीबीसी गाइडलाइंस। सीबीसी डायरेक्ट गाइडलाइंस नहीं है, सीबीसी का भी एक मैनुअल आता है, वो ये विजिलेंस का जो लोग है वो लोग यूज करते हैं। तो विजिलेंस मैनुअल जो है ना सीबीसी का, विजिलेंस मैनुअल में आपका बेसिकली विजिलेंस लोग कैसे काम करेंगे इसके ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो लोग विजिलेंस ऑफिशियल में काम करेंगे, जैसे मिंटू के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको विजिलेंस एंगल से दिखना है। और विजिलेंस टीम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर है। लेकिन उसमें भी एक चैप्टर है, जे आप किस 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 काम में किस किस पॉइंट में देखना चाहिए, क्या क्या टेक्निकली एग्जाम करना चाहिए। बेसिकली क्या है, विजिलेंस मेनू में एक चीज लिखा है, अगर सर आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी ने विजिलेंस कंप्लेंट दे दिया, विजिलेंस कंप्लेंट देने के बाद आपका पर एक कमेटी बिठाएंगे, और या आपको इंक्वायरी अथॉरिटी बनाएंगे। तो इंक्वायरी अथॉरिटी जब देखेंगे उसको, या तो इंक्वायरी देखेंगे, नहीं तो सीपीडब्ल्यूडी में एक रूल है, टेक्निकल एग्जामिनर के पास जाते हैं। हम लोग का इधर इतना वो रूल नहीं है, कितना बड़ा काम भी नहीं है। तो वो टेक्निकल एग्जामिनर क्या देखेंगे, टेक्निकल एग्जामिनर क्या देखेंगे, वो विजिलेंस मैनुअल में लिखा है। और जब विजिलेंस मैनुअल में लिखा है, वो कुछ नहीं लिखा है, जो वो मैनुअल्स में पहले प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स है ना, उसका ही समरी करके उधर लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक ही चीज अलग अलग जगह में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। और उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर आता है। डेलीगेशन ऑफ पावर भी एक फाइनेंस का है, वो जनरली अकाउंट्स लोग बहुत जगह में देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत चीज़ें है जो हम लोग के पास नहीं है उसमें। लेकिन हम लोग का जो डे टू डे वर्क है ना, वो वाला काम इतना काम आता नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो है ना अपना डेलीगेशन ऑफ पावर बोर्ड ने बना दिया है। तो बोर्ड का जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वही हम लोग के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सपोज डेलीगेशन ऑफ पावर में डिटेल्स में नहीं है। आज एक एग्जाम्पल दिया था, सपोज हमको एक डिस्पोज करना है एक मटेरियल, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको क्या करे। तो सर ने आंसर दिया था उसको, ये जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल है उसके ऊपर उसका प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर इसमें वो नहीं है, इसमें लिखा है हम लोग का डेलीगेशन ऑफ पावर में, अगर आपको स्क्रैप करना है या डिस्पोज करना है तो कौन किसका पावर है वो लिखा है। लेकिन उसका अगर वैल्यू ही नहीं है, उसका वेट नहीं है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में कैसे आप फेस करोगे, उसका वो डिटेल्स उसमें कुछ कुछ मिलेगा फाइनेंशियल रूल में ही। और लास्ट में जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एनआईटी बनाते हैं हम लोग, वो बेसिकली हम लोग सीपीडब्ल्यूडी को फॉलो करते हैं। तो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और हम हर जो टेंडर कर रहे हैं, हम लोग का बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ अपना भी क्लॉज दिखा लिख लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग डिवीजन अलग अलग थोड़ा सा कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इश्यूज है। क्योंकि हम लोग का वो अभी डिस्कशन हुआ उत्तर अथॉरिटी में, सपोज माधुली एक टेंडर बना रहे हैं, उसमें क्लॉज में, और सपोज रोइंग डिवीजन बना रहे हैं, क्लॉज थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम डिपार्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं नहीं कर सकते, ये पावर दिया हुआ है, इसीलिए तो मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट कौन अप्रूव करेगा। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्फ्यूजन आ जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे ऐसी चीज़ होता है। अभी भी रिसेंटली हम लोग का एक टेंडर में भी हुआ था। तो इश्यूज तो अलग अलग निकलता है, लेकिन आपको अगर मिनिमम जो सीपीडब्ल्यूडी में बना हुआ है और जीसीसी जो रूल जो दिया है वो बेस है, तो नए लोग जो है ना एकदम मिनिमम उसको देखना चाहिए। 99% उसमें ही कवर हो जाता है, 1% होता है हम लोग का अपना हिसाब से कुछ बनाना पड़ता है। अच्छा मतलब बिदर मिले, मतलब कंपटीशन अच्छा हो जाए। क्योंकि बहुत चीज़ें कॉमन जो होता है ना, वो नोटिस के लिए या अपने काम के लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। वो 1% इधर उधर होता है, वो 1% जो है ना उसमें सिर्फ 0.1% ही है जो थोड़ा सा सेंस है। तो उसको भी हम कर सकते हैं ठीक, और उसके ऊपर भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन जो है उसको आप जानेंगे, वो 0.1% कुछ बहुत दिक्कत नहीं करेंगे आपको। तो इसके ऊपर जो है ना, प्रोक्योरमेंट क्या है आपको बता दिया अभी, विजिलेंट गाइडलाइंस आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया।
नेक्स्ट, टेंडर क्या है आपको आइडिया है और आपको बता दिया गया है लास्ट क्लास में। अभी टेंडरिंग क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, मतलब बहुत लोग को लगता है जब मतलब बेसिकली नया लोगों को टेंडरिंग करके ही क्यों देना है। तो उन लोगों के लिए जैसे टेंडरिंग में हमने ये पास जो ठीक है ना, वो टेंडरिंग प्रोसेस से ही कर सकते हैं। टेंडरिंग करके मतलब कंपटीशन किया, कंपटीशन करने के लिए क्या होता है, आपका राइट क्वालिटी मिलेगा, राइट क्वांटिटी मिलेगा, राइट प्राइस मिलेगा, राइट टाइम मिलेगा, मतलब सही सही मतलब टाइम जो बाउंड प्रोजेक्ट होगा, और टाइम सोर्स मीन्स अच्छा मतलब राइट सोर्स मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेगा इस प्रोसेस से। तो इसके बेस पर बोलते हैं जो हमें टेंडरिंग गवर्नमेंट में जरूरी है। अभी जीएफआर में आएंगे तो बहुत लोग को तो जीएफआर तो बहुत बड़ा बुक है, कौन देखेगा 400 पेज 300 पेज, मतलब बहुत ज़्यादा देखने में लगेगा। अरे एक बार तो देखे ठीक है जीएफआर है, फिर जब खोलेंगे इतना बड़ा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा है। तो जो रूल लिखा है ना वो पेज में आप जब जाएंगे थोड़ा एक इसके ऊपर डिटेल्स और डिस्कशन होगा नेक्स्ट मतलब कल ये लोग बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। जो 142 है ना, इसमें जनरल रूल्स अप्रोप्रिएट टू मिनिस्ट्री क्या है, ये नए लोगों के लिए एक्चुअली ये सब जरूरी है। जो पुराना लोग है वो देखेंगे, वो सब कुछ उनको पता है क्योंकि करके करके उसको पता लग गया है। बस उनका बुक में नहीं था, सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं था, बुक में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स है इन रूल नंबर 143, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है 144। ये बेसिकली डेफिनेशन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस के ऊपर ये सब रूल लिखा है। फिर 145 में है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू परचेज गुड्स। फिर 146 में लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मिलिट्री के लिए। फिर 147 में है पावर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ये मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको सिखाएंगे। और जो 149 रूल है उस रूल के ऊपर ही हम लोग का स्ट्रेस दे रहे हैं जो हमें जो भी काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जैम एस्टेब्लिश किया है अंडर रूल नंबर 149 उसको यूज करना है। और उसको गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेस दे रहा है। जैसे रूल बहुत होता है, उसके ऊपर कहाँ पर गवर्नमेंट ज़रा स्ट्रेस दे रहा है। तो जो रूल नंबर 149 है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, और ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसमें बोल रहा है जो सब काम 149 में अंडर करो। जो भी इवन जो भी इवन जेएफएन में नहीं आया अभी तक, लिखा नहीं है जेएफएन में अभी तक सब काम करो, लेकिन गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इस हिसाब से जेएफएन भी मॉडिफाई कर देंगे। क्या है 25 आएंगे उसमें लिख देंगे। अभी तक मतलब वो क्लियरिटी जेएफएन में नहीं आया, तो सब काम करना ही है, वेयर मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन है सब काम करना है। तो ये कुछ रूल है जो डिपार्टमेंट ऑफ बिडिंग के ऊपर बहुत लोग को ये रूल पता नहीं है। तो 151 एक रूल है जिसके अंडर आप बिडिंग में डिपार्टमेंट ला सकते हैं। 154 जो है परचेस ऑफ गुड्स, इसके ऊपर शायद अभी थोड़ा देर पहले पता लगा आप लोग से, जो इसके ऊपर अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था। जे 25,000 जो है ना वो कोई भी खरीद सकते हैं। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है आपको जैम में जाना या कंपटीशन के करना, लेकिन हम लोग करते हैं। तो उसका आंसर आपको क्या लगता है, क्यों करते हैं? मतलब आप दोनों दोनों तरफ से बताइए। एक तो आप टेक्निकल्स है तो इंजीनियर्स है, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी इसको यूज नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी होने से भी एक वर्ड देते लिखा है पर्सनल। तो गवर्नमेंट का काम में नॉर्मली पर्सनल वर्ड नहीं लिखते हैं। तो जो भी खरीदेगा ना वो पूरा पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। गवर्नमेंट हमेशा टीम वर्क होता है, ये वेरीफाई करते हैं, जैसे करते हैं, इंजीनियर मतलब उसको पास करते हैं। तो आप एज ए जेई 25,000 तक कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये लाइन लिखे ना आप समझो मैं जस्ट नहीं है काम कुछ वो ही क्वेश्चन करेगा, वो आपको जवाब देना है, इसके जवाब नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है आई पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दिस गुड्स आर पर्सन। तो इस पॉइंट वर्ड के लिए गवर्नमेंट ऐसे देते हुए ऐसे मतलब बंद करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा काम होता है, बहुत काम ऐसा होता है, तो अभी इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, जल गया, एक एमसीबी चाहिए, क्लिनिक चल रहे हैं, तो एक जेई लोग में कंसर्न चाहिए तो फौरा गए,
तो वो काम तो उनका होता है ना, जब पर्सनली रिस्पांसिबिलिटी लेके काम कर रहे हो कर देंगे। और उस केस में अकाउंट्स को पता लगेगा तो ये तो एक ट्रेनिंग चल रहा है, उस टाइम में एक दूसरी डल गया तो उसको मतलब जब ये कर रहे हैं, लेकिन आप डे टू डे वर्क में अगर इसको यूज करेंगे तब वो रिपोर्ट करेंगे। और इसका एंगल क्या है, वही होना चाहिए। आप कब पकड़ेंगे, सपोज 20,000 का रसीद कोई देने लग करके ले आए, कोई कंपैरिजन नहीं, तो आप उसको कैसे, आपका नजर से क्या देखेंगे, सही है गलत है? और नहीं है तो वो पर्सनल लेके देगा तो नहीं। কিছুমানে কৈছে এইটো চকী এটা 980 টকা কৰি দিয়ে আছে। एक्चुअली इसको इसी उनको फॉलो करके ये अभी उसी का होगा, ये अभी उसी का करके डिजाइन जो डिफाइन हो रहा है ये तो ये तरह से किसी तरह से था। तो ये तो 50,000 या पहले का 20,000 अभी 20 भी मान लेते हैं तो सर जो 25,000 अनरेटेड आइटम ही लेना है कि या पार्टिकुलर मतलब पर्सनली है ना, आप उसको सेटिस्फाई होना है, आप सेटिस्फाई होना, कोई नहीं बोल सकता है, वो बोलेगा मुझे उसका रिप्लाई आपको देना, उसमें कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं। 25,000 इसमें लिखा है परसेस ऑफ गुड्स अप टू 25,000 ऑन ईच ओकेजन मे बी मेड विदाउट इन्वाइटिंग कोटेशन और विथ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट टेकन। बस ये सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ बस वो चीज खरीदा या नहीं खरीदा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस क्या है, काम है करने के लिए आपको टेंडर करना जरूरी है, आपको कोटेशन करना जरूरी है, ये होता है, लेकिन ये हर अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जेब में एक पर्टिकुलर ब्रांडेड आइटम खरीदना है तो उसका अप्रूवल ना ये प्रोवाइड करने का सर्टिफिकेट उसको सब उसको करेंगे। ये रूल नंबर 1 वो हम लोग का उधर इशू हुआ था, मतलब मैंने डिस्प्ले बनाया था अपडेटेड आइटम अकाउंट से ही ऑब्जर्वेशन आया था कि अपडेटेड क्यों नहीं बेसिकली इसलिए ना जो ये पार्ट सब विदाउट करते हैं ना, मीनिंग नहीं होगा विदाउट पर्सन आपका रीजन क्या है, विदाउट पर्सन आप क्यों ले रहे हैं? आपको तो आप भी मतलब सपोज आप जाइए यार, कल सपोज इंजीनियर नहीं आती आपको भी कोई देखेगा, तो आपका कोटेशन क्यों आएगा, जो विदाउट कोटेशन आपने क्यों किया? उसका तो जवाब आपको होना है, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या करते हैं गवर्नमेंट ने पैसा बचाने के लिए और रूल में जाने के लिए अप्रूवल का बात क्या करते हैं कोटेशन के लिए अप्रूवल लेके तो कुछ ले सकते हैं क्या वो अकाउंट का हो गया अनपेड क्यों ले रहे हैं, हम सब इसमें करते सेक्शन अनपेड कर नहीं उसको तो ओवर रूल है कि मतलब अकाउंट वाला कि आपको जो लोकेशन नहीं, जैसा आपका कर नहीं था, क्योंकि नॉर्मली इंजीनियर खरीद तो इंजीनियर है ना, तो रूल को इंजीनियर को पहले ही बता देता है, क्योंकि आप जब जैम में जा रहा है, एक तो जैम का एक प्लस पॉइंट है, जब आप जैम में जा रहे हैं जैम ऑलरेडी रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो कोई भी चीज जैम से खरीद रहा है ना, आप मिनिमम रूल को फॉलो करना है, अगर आप जैम से लेना हो जैसे 25,000 आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, तो 50,000 नहीं देंगे, 60,000 नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, आजकल में 50,000 आजकल 50,000 हो गया, 25,000 चला गया, लेकिन आपको देगा ही नहीं, इसीलिए उस रोड के ऊपर डैम कहाँ से मिला, ये जो रूल बोला है डैम को आप कल तक तो आप लोग सब 25,000 जितना लोग डैम में काम कर रहे हैं तब 25,000 डायरेक्ट खर्च कर, जैसे मार्केट में खर्च कर रहे हैं, बस ये कंप्यूटर में क्लिक कर रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट में, और इसमें आप दुकान में जा रहे हैं, पहले बात तो सेम ही है। ये है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहां पर आप 25,000 का सामान खरीदा, कहां से खरीदा, कहीं से भी खरीदा, क्या खरीदा, आप कुछ भी खरीदा, इसके लिए पहले वो अप्रूवल होना जरूरी है। अप्रूवल तो चाहिए, अप्रूवल हमेशा चाहिए, अप्रूवल बात अलग है और प्रोक्योरमेंट अलग। हम एक ही एस्टिमेट देते हैं, हाँ एक होता है कि हम मान लीजिए एक प्रिंटर खरीद रहे हैं, उसके लिए हम ई एस्टिमेट लेते हैं, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ अगर एक 25,000 में कस्टमर खरीद रहा है, हाँ उसके लिए ए से डायरेक्ट खरीद सकते हो कि उसके लिए भी ई समझ
ये सब में ही ये जो है ना सब में ही चाहिए अलग अलग पार्ट है तो कुकुर पार्ट ये कुकुर पार्ट नहीं एक है थोड़ा एक एमसीडी चल गया उसके लिए केस करना जरूरी है नहीं उसमें वही होता उसमें एक केस जो होता है ये तो उसमें तो सबके अंदर एक तो होएगा ना ये तो खबर रहता है सेक्शन जो है ना वो कभी कभी उसमें तो होता है तो अभी जल गया तो तुरंत कैसे होगा और नॉर्मली हम लोग का सिस्टम ये है कि उसी दिन कर लेते हैं उसी दिन हम कर लेते हैं पहले काम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक करना कोई फाइल प्रोसेस करना है उसी दिन कर लेते हैं उसमें प्रोस्पेक्ट तो नहीं लिखा इसलिए कोई भी इमरजेंसी काम करो उसी दिन में नोटिस बनाओ उसी दिन से फाइल करो क्योंकि प्रोस्पेक्ट का भी होता है प्रोस्पेक्ट भी कभी हम लोग किया बाद में ना समझा जाएगा वो प्रोस्पेक्ट का लिया Bisa আমরা তিনটা আছে না তিনটা তো নষ্ট হইলো জমি গেল সে কিন্তু 22,000 সামথিং এই বস্তু মানে স্যার যেটা সে পারচেজ প্রকুরমেন্ট অফ প্রিন্টার বা ইলেকট্রনিক আইটেম এই তো আমার এবার প্রমোটর বলে যেটা ডিভিশন পাওয়ার হচ্ছে 90 এখানে অ্যাপ্লিকেবল আমরা হিট লস তো যায় এইটো এটা বেলেগ কথা তার মানে কি এটো জেফার না এটা তুমি কন্ট্রোভার্সি দেবাৰো জেফার সামনে ডেলিগেশন পাওয়ার বাউন্ড করো এটা তো বেলেগ সত্য এটা তো বেলেগ সত্য প্রথম মানে জেফার এটা আমার এইটো ডিসকাশন তো ভ্যালিড বিকজ ওভার individual তো I have to tell you guys so this basically question is that in our delegation of power who is not distributed in that case which in our delegation of power also we have given power some that is 10,000 without solution it's the same thing but in the our delegation of power is not 10. So what happens? This controversy is there. Whether we should follow our own system or whether we should follow this GFS. But I have never seen any case that if you follow either GFR or our rule, any rule you follow, after that I have never seen any question from finance or any other senior higher. If you follow GFR rule, then also they allow. If you put our rule, they also allow. That is maybe advantage for control. That doesn't happen in CWC or other sectors in the government. Because many of times they have very limited special power. Normally they follow directly CFR or utility rules. They have very limited power. But we are autonomous bodies. We have a detailed delegation of power. We may expand it on. But for CWC or other training में बात करते हैं so in other department that is not possible it's purely government department because they don't have this delegation of power so they will follow this so they will follow this so this is the one question I have heard that important question last or on the last class that whether we can use or not we can use it sometimes actually I have used in body revision also in earlier case Madhav Das is not there in one or two case that happened in corona time in corona time we have Bhubaneswar Das was there at that time so he has the courage he come to office but he has got to something not from the them from market just he has got और उसका भी instruction था immediately कोरोना है कुछ करो तो सबका कार्य में नहीं होता देखिए तो पर्सनली वर्क देता ना वो बहुत लोगों को मैंने देखा सब कुछ लिखा पर्सनली वर्क नहीं लिखा और हम लोग बाकी सब तो लिखते ही है और वो एडिशनल है ऐसे मतलब इसका नेक्स्ट रूल है ये 155 भी वो जो मार्केट वाला है एक्चुअली हम लोग का कमिटी बनाते हैं इन ब्रह्मपुत्र पोर्ट आल्सो इन हेडक्वार्टर कमिटी परचेस कमिटी so we may have purchase committee division also suppose after 25,000 you can purchase directly but after 25,000 you have to go something suppose board meeting is there
hydro or mixer is coming. You have to prepare a lot of things. This is double now. 50,000 पर 5 लाख 50,000 पर 5 लाख ये रूल मॉडिफाई हो गया चेंज ऑर्डर निकला है अभी डायरेक्टली इंप्लीमेंट आया नहीं लेकिन ऑर्डर निकल गया वो कोई लोग स्टार्ट कर दिया करने के लिए इवन शायद लास्ट मंथ ये डैम नहीं अलाउ कर दिया डैम 50,000 just last month please I think one last month sir तो वो जो डैम ला रहे हैं ना उसका बैकग्राउंड में कोई गवर्नमेंट ऑर्डर दो गवर्नमेंट ऑर्डर आएंगे दो धीरे धीरे चेक कराएंगे दो क्लियरेंस करने होंगे डैम उसको फॉलो करते जाएंगे तो ये रूल जब तो क्लियर अबाउट दिस रूल तभी आपका डैम का क्लियरिटी आएंगे कौन सा करना है बीच में जाना है कि डायरेक्ट फेंकना है कि तीन पार्टी के साथ कॉम्पिटिशन करना है किसमें जाना है क्यों जाना है उसका बैकग्राउंड में ये सब रूल है और ये रूल जैसे मॉडिफाई हो जाएंगे डैम का जैसे बोला ना लास्ट मंथ में ये ऑर्डर 3-4 महीने पहले निकल गया था लेकिन डैम लास्ट ये उसको बहुत एक लॉट ऑफ के बाद हो सकता है रिवीजन के बाद उन्होंने इंप्लीमेंट कर और तो जब डैम नहीं कर लिया तो हम नहीं कर सकते तो डैम में जो 50,000 है वो नथिंग बट द बेस के ये 25,000 तक आप खरीद सकते हैं क्योंकि आप डैम नहीं खरीद रहे तो आप बायर है तो इसलिए हम लोग को लिखने के लिए यही लोग खरीदते हैं तो ऐसे भी तो वही रेस्पॉन्सिबल रहता है लिखने में थोड़ा सा दाप कौन सा लेना चाहिए तो इसलिए कमिटी का भी ऐसे लिखा हुआ जैसे हमने कोई भी कमिटी बनाए अगर वो भी मार्केट से डायरेक्ट खरीदने जाएंगे वो फॉर्मेलिटीज तो करना पड़ेगा कमिटी को भी ऐसे लाइन लिखना पड़ेगा तभी वो वैलिड है एज पर जेएफआर ऐसे हम लोग का कोई लिखते नहीं है ये भी है आप देखेंगे तो बहुत कमिटी बनाते हैं कोई कमिटी ये नहीं लिख रहा है एक्चुअली दैट इज रॉन्ग और ऑडिट उसको पकड़ सकते हैं तो हम बहुत टाइम में बोलते हैं ऑडिट तो पकड़ते हैं लेकिन बहुत समय में ऑडिट नहीं पकड़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं ऐसे अलग अलग रूल है रूल नंबर 156 तो डिपार्टमेंट डायरेक्टली खरीद सकते हैं डिपार्टमेंट भी अपना सप्लायर से मतलब उस 150 ये तो पता लगा 154 था जो डायरेक्ट खरीदेंगे जेई लेवल से 150 में कमिटी बनाएंगे कमिटी मार्केट 155 में कमिटी मार्केट सर्वे में जाएंगे और उसके बाद आता है 156 जो मिनिस्ट्री इससे भी ज़्यादा अमाउंट खरीद सकते हैं अस्तर रूल नंबर 156 उसके लिए थोड़ा प्रोसीड्यूर है और रूल 157 ये बोलते हैं ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए रूल 157 बहुत जगह पे प्रॉब्लम होता है जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं और बहुत चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी भी है ये रूल कैसे फॉलो किया जाए हमने एक एस्टिमेट ले लिया सपोज हम लोग का पूरा सामने 10,000 या 1,000 पेन चाहिए तो हम उसको एस्टिमेट को देखा कि 1,000 जगह पेन आप खरीदेंगे तो लेना पड़ेगा लेकिन हम अगर 100 के खरीदेंगे तो इंजीनियरिंग का हो जाएगा तो वो ध्यान में रखे करना नहीं चाहिए ये के रूल The demand not to be divided into small quantities to make piecemeal processes to avoid sanction by higher authority with respect to estimated value तो उसको नहीं करना चाहिए लेकिन जस्टिफाई होना चाहिए अगर सपोज आपको अभी इतना पे नहीं है क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं 1 लाख और है 99,000 पैसे में इंडस्ट्री करने का वो नहीं वो मंडे इसमें नहीं आना क्यों हो सकता है आपका पेट का जरूरी इतना है लेकिन क्योंकि वो दिखाई देता है कभी कभी नहीं दिखाई देते बहुत अगर स्मार्टली काम करेंगे लेकिन अदरवाइज आप उस मेंटली से काम करेंगे ना कहीं दिखाई देंगे और हायर अथॉरिटी भी ऐसा करते हैं जो सपोज कभी ऐसा बहुत बार हुआ है हम लोग का सब था तो हम लोग का ऐसे में बहुत मतलब हमने वो प्लान भी नहीं किया 99,000 रिजल्ट जैसे में आ गया तो देखो सबके पास गया तो अब तो 1 लाख का पावर है तो बोले ये हाँ 99,000 क्या है मैं नहीं करूँ तो ऐसा लोग भी है ये मतलब दान कुछ के लोग के मेरे से कराना चाहते लेकिन ऐसा हमें सोचा भी नहीं था हो गया था लेकिन उसको जब प्रॉपर जस्टिफाई किया गया था नहीं ऐसा नहीं से वो नंबर 1 छोड़ रहे
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी इतना जरूरत है, इतना ही जरूरत है, तो उसमें इतना ही अमाउंट आ गया, तो इसके लिए हो गया 98,000 जो आपका 1 लाख। लेकिन हमें वो ख्याल रखना चाहिए, और ये रूल में कभी कभी कोई मिसयूज भी करते हैं, ये बात सही है, तो उसको ध्यान रखना। उसके बाद आ गया रूल 158, जिसके ऊपर बोलते हैं जो बिडिंग करना चाहिए, परचेस ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स। फिर 163 में टू बिड सिस्टम कैसे करना चाहिए, जो हम लोग करते ही है, उसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन होगा कल। 160 पर टू स्टेज बिडिंग में क्या क्या चीजें हमें देखना चाहिए। मैं ये सब पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ, जो एक किताब इतना बड़ा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना सिंपल सिंपल चीजें उधर लिखा हुआ है, बस सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। तो आप लोग को डरना नहीं है जो डेलीगेशन ऑफ पावर या फाइनेंशियल रूल के हिसाब से इतना बड़ा बड़ा बुक्स है, स्पेशली न्यू। और बहुत लोग हम लोग का इवन मिड लेवल में भी मैंने देखा, पराग हो, एक अंडर हो, ये लोग भी मतलब बहुत जाते नहीं है ये सब में, लेकिन ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो आप लोग कर रहे हैं ना, वही लिखा हुआ है। आपको बस ये सब से क्या कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको डर नहीं आएंगे। नहीं तो लगता है किसी ने बोला कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि गलत है, मतलब ये मन में आ जाता है, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। तो एक बार जब ये थोड़ा सा पता लगे, ये तो जेफर का रूल है, ये तो डेलीगेशन पावर, और आजकल नेट में इतना आसान है, आप कुछ भी रूल सर्च करो आ जाता है। तो जो लोग कर रहे हैं अभी कॉन्फिडेंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ बोर्ड में, यही मेरा निहारी का इंटेंशन है अभी, जब बोर्ड में सब इंजीनियर को सब रूल जाना पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने उसका यूट्यूब भी लिंक किया, किसी को देखना है तो देख लो, मतलब सबको ये सब चीज़ें है ना, पहले सिर्फ लिमिटेड लोगों को पता होता था, और बाकी लोग ना उसके पास जाते थे, वो लोग हाँ इसे कर दो, लेकिन केस उनको पता है लेकिन बताता नहीं है। ऐसा लगता है जो उनको वो मतलब सब जानते हैं और उनको पता है, लेकिन ये ओपन होना चाहिए, यही तो इंजीनियर तक सबको ये रूल पता होना चाहिए, सब तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम करने का अपने आप जाओगे आप लोग ये भरोसा में मत रहोगे देखिए मतलब ये सही क्या कि नहीं। ऐसे बहुत देखा मैंने जो हम लोग जो नए नए ज्वाइन किया, इवन सीनियर सीनियर इंजीनियर को देखा है, एक साथ तो फ्रेंड सर्कल था, एक वो मतलब AWS है ना, शिप के पास जाते ऐसे ऐसे कहते हो जाएगा, हाँ हाँ करो, और क्यों करो उसको पता है नहीं, वो भी दर दर के आके किया, उसमें कुछ मिस्टेक किया, अरे इसने ये किया नहीं किया। तो वो जमाना चला गया, पहले जो एक था जमाना जहाँ पर कुछ लोग ही जानते बाकी लोग सब भागते, ऐसा नहीं है जमाना अभी। जो नॉलेज है ना ओपन हो गया, सबको जानने के लिए, जैसे सबसे इंटरनेट आया आपको सबको पता है, तो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ वर्क्स में लागू नहीं हो रहा है, सबको होना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा। इवन आपका अगर रूल क्लियर होगा ना, ये ऑडिट वाला भी मतलब शौक जाएंगे जे इनको तो रूल क्लियर है, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रूल पता होना चाहिए और रूल के अंदर लिमिटेड रूल के अंदर काम को करना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि एकदम ही नहीं जाते, रूल को कुछ पता नहीं, बस मार्केट से लिया क्योंकि उसने लिया तो मैंने लिया ऐसा ही होता है, तो वो पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर होता है जो होना है। तो ऐसे ही 166 सिंगल बिड का है। 168 में बीडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है, और वो आप लोग कर ही रहे, हर बीड डॉक्यूमेंट में वो सब रहता ही है। लेकिन आपको लगता है ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, इसमें होना क्या चाहिए, कल आपको कोई बोलेगा टेंडर डॉक्यूमेंट बना के लाओ, आपको लगेगा टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी से सैंपल लाएंगे, सैंपल मिल गया, ये सही है कि गलत है, इसमें ये क्यों लिखा है, नंबर 1 में ये रहना चाहिए कि 2 में रहना चाहिए, क्या क्या उसमें अंदर रहना चाहिए एक टेंडर पे। बस क्या करते हैं, पुराना एक टेंडर को देखते, नहीं करने के लिए कीजिए, एग्जाम्पल लेना बड़ी बात, बड़ी बुरी बात नहीं है, यू शुड टेक एग्जाम्पल्स, यू शुड टेक गुड एग्जाम्पल, और उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्लियरिटी आना चाहिए कि हम इसके लिए कर रहे हैं, रूल नंबर 168 के हिसाब से जो ये इसी कवर होना चाहिए। तो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट अगर कवर है तो आप कॉन्फिडेंट हो, माई टेंडर डॉक्यूमेंट इज ओके। फिर EMD के ऊपर है, जो जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं EMD करते, वो GFR का रूल है। तो वही रूल परफॉर्मेंस के रूल आपका सिविल मैनुअल भी जाएगा, वही रूल आपका विजिलेंस मैनुअल में भी है, वही रूल बहुत कुछ हम लोग का डेलीगेशन ऑफ पावर में भी है। तो रूल मतलब एक किताब 3 4 5 से है, लेकिन रूल बेसिकली एक ही है जो हर जगह में है। फिर 172 है आपका एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। फिर 175 है जो कोड ऑफ
इंटीग्रिटी ऑफ द सप्लायर। फिर ये सीबीसी गाइडलाइंस है, प्री अवार्ड स्टेज आपको ये स्टेप्स लेना चाहिए। ये हम इधर मिल जाएगा आपका, वो जो पीपीटी है तो इसे में मिल जाएगा। और सीबीसी का जो मैंने बोला है जितना बुक्स है ना, वो ऑनलाइन इस सीबीसी का वेबसाइट में सब कुछ है, बढ़िया से मतलब सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। आप कोई भी जाएंगे ना, जितना हमने गाइडलाइंस के बारे में बोला है सब गाइडलाइंस उसने लिस्टेड करके रखा है, आपको डाउनलोड करके भी रखा है। एट एनी टाइम आप जीबीसी का वेबसाइट में जाइए, आपका प्रोक्योरमेंट मैनुअल फॉर वर्क्स, प्रोक्योरमेंट मैनुअल फॉर सप्लाई, प्रोक्योरमेंट मैनुअल फॉर गुड्स, एवरीथिंग सीबीसी गाइडलाइंस, बस जीएफआर का कुछ भी। और इसके बाद क्या क्या है, उसके बाद जैसे मैंने बोला जाए 25 का 50 हो गया, ऐसे नया नया जो रूल आता है ना, वो भी वो लोग आजकल अपलोड करते हैं, अपडेट करके जाते हैं। तो आपका लेटेस्ट रूल भी जैसे मैंने जो बोला वो तो जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, उसका जो लेटेस्ट चीज है ना, आप इस वेबसाइट में जाइए, आपको लेटेस्ट वाला ऑर्डर भी मिल जाएगा उधर। बाकी ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो थोड़ा सा व्हाट इज विजिलेंस आपको सबको पता है। तो आपको जो है ना सिस्टम जो एनालिसिस करना चाहिए, आपको जो सिग्नल्स है उसको आपको स्टडी करना चाहिए, जो आपको करप्शन हो रहा है या होने वाला है। तो मतलब आपको काम को ठीक से देखना है, कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से, जो कॉन्ट्रैक्ट रूल है उसको देखना है। और ये सब ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिलेंस है। और इसमें थोड़ा सा ओपन टेंडर में थोड़ा सा जो कॉमन इरेगुलरिटीज पाया गया है, जिसको एज पर विजिलेंस एंगल उसको देखना चाहिए। ये सब भी कॉमन चीज़ है, जो जो टेंडर करते हैं उनको पता है, जो टेंडर नहीं करते या जो नए हैं उनके लिए सही थोड़ा सा देखना चाहिए। ना जो ओपन टेंडर है ना, वाइडली पब्लिश होना चाहिए। अगर आप जैम में और ई प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो वो वाइडली पब्लिश है माना जाता है। तो अदरवाइज उससे ज़्यादा भी आप करेंगे ना, जितना ज़्यादा करेंगे अच्छा है। सपोज वो जैम देने के बाद भी अगर उस एडवर्टाइज को आप पेपर में देंगे, वो गलत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। पहले जरूरी था, क्योंकि पहले हम लोग का अपना वेबसाइट में रहते हैं, हो सकता है आपने वेबसाइट को हैक करके रखा है, दूसरे को दिखाई नहीं रहा है, तो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा इसमें ऊपर काम करते थे। इवन आप वाइड पब्लिसिटी देने के बाद भी आपको पेपर में देना कंपलसरी था, क्योंकि वो जो है आपका अपना डिपार्टमेंट का वेबसाइट था। तो कोई डाउट हो सकता है ये वेबसाइट को ठीक से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अभी वो जैम और ई प्रोक्योरमेंट जब जाने के बाद में कंपलसरी नहीं रहा, लेकिन आप अगर लग रहा है आपको पार्टिसिपेंट कम मिल रहा है, आपको जाना चाहिए, स्पेशली लोकल पेपर में जाना चाहिए। जैसे रिसेंटली सिलीगुड़ी में भी काम हुआ, बहुत डिवीजन में काम हुआ, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है, तो सिंगल टेंडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करने से पहले वाइड पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। ये इवन जीएफआर में क्लॉज भी है, सिंगल टेंडर आपको एज पर जीएफआर क्लॉज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जीएफआर के, मैंने बोला जीएफआर के बाद भी नया नया रूल्स आ रहा है, तो ऐसा भी रूल्स है जहाँ पर लिखा है, जहाँ पर कामों का इम्पोर्टेंट है और वो वेल एडवर्टाइज है, तो आपको मतलब सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेकिन वाइड पब्लिश है, उसका मतलब कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग तरीका तो एक इम्पोर्टेंट है। इसलिए मतलब सिर्फ ये सब जो मैंने लिखा आप पढ़ सकते हैं या मैं कर दूंगा, लेकिन इसका जो है ना नए लोगों को जानना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को इरेगुलरिटी दिखाई दिया है, जो विजिलेंस कमीशन ने नोटिस किया है और विजिलेंस मैनुअल में लिखा है, तो इस चीज़ को देखना चाहिए कोई काम में, ये मतलब विजिलेंस एंगल से। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा रहता है, 2-3 पॉइंट विजिलेंस कमीशन ने नोटिस किया है। एक तो है मतलब फेलियर टू इनकॉर्पोरेट एक्सेप्टेड टेंडर कंडीशन इन द टेंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो टेंडर जो हमने एग्रीमेंट कर लिया, उसमें कुछ टेंडर कंडीशन ऐसा आ जाता है ना जो मैच नहीं हो रहा है। जैसे कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी ने टेंडर ले लिया, आपका काम के साथ मैच नहीं हो रहा है, उस केस में ये थोड़ा सा विजिलेंस एंगल आ जाता है। उस केस में बहुत केस में ऐसा हुआ जो आपने सही टेंडर कंडीशन नहीं दिया और उसका लूप होल्स कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया, और कॉन्ट्रैक्टर उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में केस भी जीत जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लूप होल्स रह गया और उस लूप होल्स के वजह से कॉन्ट्रैक्टर फायदा ले लिया। तो ऐसा केस होता है। तो आपका जो टेंडर कंडीशन है वो बहुत ही मतलब देख के करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम है, लेकिन अगर आप
डायरेक्ट सिविली मैनुअल फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब खुद का जब टेंडर पे कोई भी एडिशनल क्लॉज लगा रहा है, लगाते हैं हम लोग, बहुत काम में लगाया है, लेकिन उसमें ये सोचना चाहिए जो आपका फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, दोबारा सोचना चाहिए ये चीज़। और इसीलिए ये टेंडर डॉक्यूमेंट जब जूनियर लेवल में जब भी प्रोसेस करे, सीनियर को, क्योंकि सीनियर लोग इतने देखते नहीं है, सपोज आप टेंडर डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं तो आप क्या है, आप कुछ बना दिया, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सीनियर लोग को इतना तो जाने का टाइम नहीं है, तो वो तो एक्सेप्ट कर देंगे आपका विश्वास के ऊपर, ऊपर ऊपर से जा जाएंगे, देख लेंगे। लेकिन सपोज आपने कोई एक लाइन ऐसा लगा दिया है जो उनको पता भी नहीं है, उनको पता इसलिए होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस के कारण। आप अगर बता देंगे सर इसको मैं लेकिन ऐसे कर रहा हूँ, इससे फायदा होगा, तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और इवन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होने से पहले हमें फाइनेंस को भी देना चाहिए, क्योंकि ये जो टेंडर है, टेंडर कमेटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर सपोज आपने कोई क्लॉज चेंज कर लिया लेकिन आपने फाइनेंस को दिखाया नहीं, जब टेंडर कमेटी बैठेगा, जो फाइनेंस का मेंबर आएगा वो बोलेगा ये से कहाँ से आ गए, क्यों अप्रूव किया, उसके ऊपर मतलब, क्योंकि उनका भी, इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी एक्सपीरियंस है। तो हमेशा नया क्लॉज अगर लगा रहा है जो टेंडर को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, अगर उस केस में हमें फाइनेंस को एक बार देना चाहिए। और फाइनेंस से हमें बहुत टाइम करते हैं, इवन डिवीजन लेवल में जब टेंडर बनाते हैं बहुत टाइम डिविजनल अकाउंट को देते हैं और उसको देखते भी है। ऐसे टॉप लेवल में जब सिविल इंजीनियर का लेवल में कभी कभी हम फाइनेंस को देते हैं। फाइनेंस को लोगों को कभी कभी लोग अच्छा भी बताते हैं, कभी गलत भी बताते हैं। कोई कोई फाइनेंस का एंगल बोलते हैं हमें क्यों दिया, हमें तो जरूरत नहीं है, ऐसे फाइनेंस को घिसक रहा है। लेकिन कोई कोई लोग अगर बाद में मीटिंग में बोलेंगे हमें तो दिखाया ही नहीं, अभी कमिटी में बोला ऐसा है। तो वो डिपेंड करता है आदमी टू आदमी, क्योंकि कोई लोग देखना चाहते हैं, कोई लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन हमें अपना एंगल जब क्लियरिटी नहीं है तब उनको दिखाना चाहिए। और अगर वो बोलते हैं तो उनको बता दीजिए कि आपको नॉर्मल कंडीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंडर करते रहते हैं, लेकिन ये कंडीशन एडिशनल कंडीशन है जिसको आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि बाद में नहीं तो वो इरेगुलरिटीज में आ जाता है। फिर इस टाइप का इंट्रोडक्शन टू कंडीशन हैविंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, वो फाइनेंस वाला बोल दिया। चेंज इन स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, हाँ बहुत टाइम ये होता है, चेंज इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्पेसिफिकेशन सेंस, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये विजिलेंस एंगल भी बोलते हैं। और ये हालांकि हम लोग का ई टेंडर और जेम से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन मैं जैसे बोला विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कैंपेन भी चला रहे हैं, तो वो बहुत टाइम में होता है, उसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए पहले एस्टिमेट इसलिए बनाना चाहिए ताकि आपका एस्टिमेट के अंदर काम हो जाए, नया आइटम ना आ जाए। नया आइटम मतलब नया स्पेसिफिकेशन, सेम आइटम में भी अलग स्पेसिफिकेशन हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम नया आइटम आ जाता है। अभी मतलब बहुत ऐसा केस हम लोग का, जैसे ड्रेनेज स्कीम लगाते हैं उसमें पंपिंग का केस आता है। सपोज ड्रेनेज स्कीम के लिए हमने पूरा स्ट्रक्चर के लिए पूरा फाउंडेशन तो ऊपर तक कर दिया, लेकिन बाद में जब गया देखा तो चारों तरफ से पानी आ रहा है, पानी को निकालना है, वो आइटम है ही नहीं, है तो अलग टाइप से है, जो जिस सिस्टम से होना चाहिए वो सिस्टम से है नहीं। तो वो थोड़ा सा मतलब जहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है वो तो मतलब आपको मतलब आपका दिमाग ही मतलब पहुंच नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन ये एडिशनल स्पेसिफिकेशन विजिलेंस एंगल से ठीक नहीं है। ऐसे एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी मतलब आप लोग को जानने की जरूरत है। जो अभी कभी कभी आइटम भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपने देखेंगे मतलब आइटम वेरिएशन इतना तक कभी हो जाता है, इवन जेई को भी पता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कर देते हैं, बाद में जेई को पता लगता है क्यों किया, क्योंकि जिस आइटम का उसका अच्छा बेनिफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, उस आइटम को ज़्यादा करते हैं। उनको इनको पता ही लगा, जेई को पता नहीं लगा, उनको दिखाया सर ये तो आइटम जरूरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम करने से बहुत अच्छा होगा, ये तो सब अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में देखा जो आइटम उसने बढ़ाया ना उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था। और एक आइटम होता है सर ये तो आइटम घटिया आदमी, ये सब लगा के फायदा नहीं है, ये सब मतलब ये है, ये सब मतलब बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, और जो बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन रीज़न वो नहीं है। रीज़न है कि उन्होंने जो प्रॉफिट वाला आइटम है उसने बहुत डिविएशन कर लिया, प्रॉफिट कमाया, और उसमें प्रॉफिट नहीं था उस पर काम किया। तो इसमें इवन टेंडर इवोल्यूशन में भी ये देखा जाता है। इस बार हम लोग का एक टेंडर वो चेक किया है, सपोज लो मारा, लेकिन कैसे लो मारा, क्योंकि हम आइटम वाइज उसको क्या होता है, मतलब अभी ये प्रॉब्लम जेम और ई टेंडर में आ रहा है, वहाँ पर आइटम वाइज दिखा देते हैं
जो कितना परसेंट एबव और बिलो मारा। अगर बहुत एबव बिलो मारा वो एक्चुअली नोटिसेबल है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप तो टोटल देखते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल आइटम है वो ज़्यादा ले रहा है, वो अपने पे मैनिपुलेट कर रहा है उस चीज़ को। लेकिन आप तो वो लोग इस टाइप से जाते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल अभी नहीं हो पा रहा है। अभी टोटल में जा रहा है हम लोग का, मतलब जैसे कोई भी काम ले लिया उसमें 10 आइटम है, तो आप तो क्योंकि हर आइटम तो अलग अलग नहीं कर सकते। सपोज एक आरसीसी मतलब बनाना है, बीम बनाना है, स्टील का आइटम अलग है, कंक्रीट का आइटम अलग है, प्लास्टरिंग का आइटम अलग है। देखा कि सबने अलग अलग एलवन, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे सकते। वो एक इशू है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, इशू जब देखा है। और जैम में वो इशूज इसलिए आ रहा है, जैम उसको दिखा रहा है अभी, जैम या ई टेंडर में भी दिखा रहा है। ई टेंडर में भी हर आइटम में L1 आ रहा है, वेदर वी शुड गो फॉर दैट L1। अगर नहीं जाना है तो वो ई टेंडर ने क्यों दिखाया, उसको क्वेश्चन है। तो वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में है इस टाइप का चीज। तो ड्यूरिंग इरेगुलरिटीज इन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी कुछ कुछ रूल्स है। जैसे मतलब जो टेस्ट वगैरह करना होता है कभी कभी नहीं करते, कभी कभी मतलब रॉ मटेरियल ठीक से नहीं, प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं देते। ये कभी कभी फील्ड में होता है, जो उसको ध्यान में रखना चाहिए एज पर विजिलेंस गाइडलाइंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट विजिलेंस से बोला, इवन पेमेंट में भी डिले नहीं करना चाहिए। हम लोग का बहुत टाइम ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम कर लेते हैं लेकिन हम लोग का पेमेंट में डिले होता है, वो भी गलत है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को हमने इतना पकड़ा, ये सब करना, ये सब करना, उसका पेमेंट तो तुरंत मिलना चाहिए। तो हम लोग का वोट का भी सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को जितना फास्ट पैसा मिले, क्योंकि उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया, तो उनको पेमेंट करना चाहिए। क्योंकि उसमें जो पेमेंट नहीं करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी ई पेमेंट कॉन्सेप्ट भी लाया, जो अब जैम आएंगे तुरंत पेमेंट होगा। लेकिन हम लोग बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसके लिए वो अभी फाइनेंस को भी सोचना है, और सेवन सर भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम जितना जल्दी हो सके ई पेमेंट में जाना चाहिए। ऑल मतलब प्रोसेसेस शुड बी कनेक्टेड टू PFMS। इसलिए अकाउंट्स वालों को इधर आने के लिए बोला है, क्योंकि ये जेम का भी रूल है। आप जो सामान खरीद रहे हैं, आप उसको ई पेमेंट कीजिए, या आप PFMS से मिनिमम लिंक कीजिए। वो बोला हम अभी किया ही नहीं, कोई रिविजन नहीं कर रहा है, हम बस प्रोसेस कर रहे हैं, इंजीनियर वाला काम हो रहा है, पेमेंट वाला काम नहीं हो रहा है। तो उसको भी अभी करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस DFA मैडम ने इस बार उठाया, जो हम लोग का मैक्सिमम अकाउंट है वो रेड फ्लैग हो गया, रेड फ्लैग हो गया। तो ये, और ये डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। जब ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अकाउंट मैक्सिमम लोगों का रेड फ्लैग है अभी। वो पर्सनल नहीं होता है, अगर एक ने की नहीं किया था तो बात अलग है। जैसे सपोज निहारी का रेड फ्लैग है, डिवीजन का ठीक है, या हम लोग का हेडक्वार्टर का ठीक है, या लाइजन ऑफिस का है, तो जितना मुझे पता लगा मैक्सिमम जो है रेड फ्लैग है। तो उसको भी अभी क्लियरिटी लाना है। और आप लोग को भी रिक्वेस्ट है, मतलब आप जो NWA लोग आए, तो हमें हमें किसी को पता नहीं है कैसे करना है, तो उसको सीखना है। जे इसके इसके यहाँ इसके बाद क्या, क्योंकि सामान खरीदने के बाद हम भूल जाते हैं, वो जेब में पड़ा रहता है, उसका प्रोसेस नहीं होता, क्लोज नहीं होता। वो गलत चीज़ है, क्योंकि आपके ऊपर भी धीरे धीरे आ जाएंगे। ऐसा रूल आ रहा है, आपका अटेंडेंस अभी बायोमेट्रिक है, आपका जो जेब में आप जो खरीदना है वो भी लिंक कर देंगे। आपका मतलब अंगूठा से पता लगे आपने कितना कितना आपने आपने कंप्लीट नहीं किया गवर्नमेंट सिस्टम में। आपको जब जो रिटायरमेंट का डेट आएंगे ना, उसमें लिखेंगे साहब इतना इतना काम किया नहीं, इतना तरीका आपको बस एक अंगूठा देने देंगे, जब रिटायरमेंट देने होगा ना, ये अंगूठा लगाइए। ये ये अंगूठा लगाने के बाद आपका कितना दिन कितना मिनट ऑफिस में नहीं आया था, कम आया था, अभी तो सैलरी देते रहेंगे, अभी सैलरी देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स बोला भी जाइए जाइए, ये रिटायरमेंट के का हिसाब होगा। नहीं नहीं, आपके 10 मिनट के आपका ग्रेजुएटी खत्म। नहीं, वो दिन आ रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम में जा रहा है, क्योंकि कोई पकड़ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आपका नाम पे है ना, आपका अटेंडेंस आपका नाम पे बायोमेट्रिक में है, आपका लिंक कर रहे हैं, सब कुछ लिंक्ड है। और जितना दिन जाएंगे, अभी गैप है थोड़ा सा, सब कुछ लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिन आ जाएंगे, मतलब आपका अंगूठा से, क्योंकि जो डेवलप कंट्री में उसमें आ गया,
जो अमेरिका या कनाडा सब में जाएंगे तो वो सिस्टम आ गया। आप अंगूठा दीजिए, आपने गवर्नमेंट में जो जो गलती किया, जो जो सही किया, सब कुछ रिकॉर्ड है, लिंक्ड है, ऑल आर लिंक्ड। तो इसलिए जो भी है, हमें कोई भी जैम प्रोसेस कर रहे हैं या ई प्रोक्योरमेंट में हमें कुछ काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना चाहिए। विदाउट कंप्लीटेशन आपका रोल रह जाता है। इवन डीडीओ का भी रोल है, ऐसा नहीं है जो खरीद रहे हैं, जो सपोज निहारी के लिए मैं खरीद रहा हूँ, मेरा रोल नहीं, मतलब अभी शुरू शुरू में सबको इतना पकड़ नहीं रहा है, सबको आगे जाने दे रहे हैं, लेकिन ये टाइम आएगा, डीडीओ का भी रोल रहेगा। डीडीओ का अगर ऐसा नहीं है जो जेई खरीद लिया तो वो फंस गया, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम हम लोग का फिजिकली था, वो सिस्टम जैम में भी है। फिजिकली मैंने जैसे पहले डीडीओ का रोल नहीं था, उसको भी तो वो भी रेस्पॉन्सिबल था। अभी कैसे हो गया जो परचेस करेगा वही रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी देख नहीं रहा है ये सब चीजें, पहले तो शुरुआत तो हो जाए, लेकिन ये दिन आएंगे। मैं नहीं बोल सकता हूँ मैंने तो देखा ही नहीं, पराग ने या किसी ने किया क्या मैंने बताया ही नहीं, वो नहीं होगा। पता नहीं तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, आपका घर सामान खरीद रहे, आप पेमेंट कर रहे हैं, आप जैब में क्यों अपने कंप्लीट नहीं किया। सपोज पेमेंट का रोल पराग किशोर से मेरा निहार क्या बोल रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि पेमेंट तो उनका कुछ हो सकता है, उनका कुछ निश्चित करना है या कुछ करना है, लेकिन आफ्टर ऑल आई एम डीडीओ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं बोल नहीं सकता जब मुझे पता ही नहीं, जब में मेरा नाम ही नहीं है या मेरे से नहीं हो रहा है। तो हर पॉइंट में इवन डीडीओ, क्योंकि इधर इधर दुर्गादास है, अंजन दत्तो है, और हम लोग का ऐसे आप लोग भी बहुत लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साथ ले सकते हैं। तो उसमें सिर्फ ये एक ही रूल है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ जो प्रोसेसर है, हर लेवल में जो रूल है उस रूल को जानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए सीबीसी मतलब अभी बहुत ही सीबीसी प्रेशर कर रहे हैं, और हम लोग गया भी है ऑलरेडी, हमने इसमें गया है। जो अभी सब कुछ ई टेंडरिंग में हो रहा है हम लोग का इधर, लगभग ई टेंडरिंग में हम चले गए। लेकिन क्या है, ई टेंडरिंग के बाद बोल रहे हैं अभी जैम में जाएंगे, थोड़ा और जैम में ट्रांजिशन हो रहा है। तो बोर्ड मैंने दूसरा डिपार्टमेंट से हम लोग बहुत मतलब आगे ही है कॉम्पेटिवली। बाकी क्या है, हम लोग का इतना बड़ा काम भी नहीं है ना, हम लोग का छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा ऑफिस है। अभी सब रूल सबको जानना भी मुश्किल है, नए नए जेई है, सपोज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब में तो कितना लोग है, और आते ही सब कुछ रूल सब इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। लेकिन जितना है हम लोग ये बोल सकते हैं, हम बहुत से आगे हैं। हम क्योंकि मुझे दूसरे से डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, बात करते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग के टाइम में CWPS, SMS, NIS, काउंटर बोर्ड, ये लोग हम कैसे करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, मेरा लेवल में डिस्कशन होता है, तो तब पता लगता है। हमको लगता है कि हम तो बहुत किया नहीं, लेकिन हम बहुत से आगे भी है। तो मतलब बस थोड़ा सा और गैप है, उसको फिलअप करना है। उसके बाद एक आता है, मतलब सीबीसी गाइडलाइन के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में रिसेंटली डिस्कशन हुआ लास्ट वीक में, एक उसके ऊपर वर्कशॉप भी हुआ था। तो किसको किसको पता है, मतलब हेडक्वार्टर वाले को बहुत कुछ थोड़ा आइडिया है, क्योंकि वो रिसेंटली एक मीटिंग हुआ। तो हो सकता है फील्ड का जो लोग है उनको इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए, किसको पता नहीं है, मतलब ये क्या है, मैंने या फर्स्ट टाइम सुना है, क्या चीज़ है कंपटीशन। सिर्फ विजिलेंस कमीशन बहुत ने सुना है, विजिलेंस कमीशन सबने सुना है, एक कंपटीशन कमीशन क्या है। इवन मुझे भी लास्ट वीक तक पता नहीं था, लास्ट वीक में ही पता लगा। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, सपोज हम लोग बोल रहे हैं ठीक तरह से टेंडर होना चाहिए, पार्टिसिपेट ठीक से होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्टर ही प्ले कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर उस वो अपनी मतलब बहुत होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिल के बिड को मतलब कंपटीशन नहीं, मतलब कंपटीशन नहीं आने देते उस, हाँ, तो उस केस में उस पार्टी लोग को, कॉन्ट्रैक्टर को कौन सजा देगा। हम तो विजिलेंस कमीशन जो है ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। हमने क्या गलती किया उसके लिए वो कमीशन बैठेंगे, उसके लिए इंक्वायरी बनाएंगे, वो लोग करेंगे। लेकिन इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी के गलत है क्या। बहुत टाइम ऐसा होता है, सर्वेंट ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट ठीक है, एक्चुअली पार्टी गलत है, इस गलत पार्टी के कारण काम गलत हुआ है। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। और ये नॉर्मली हम लोग का लेवल में कम होता है ये गेम जो है ना, कंपटीशन का जो गेम है वो टॉप लेवल में जो जो होता है
जैसे अडानी, अंबानी, गूगल, मतलब ये सब बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है वहां पर बहुत बड़ा गेम होता है। मैं जब बस अडानी अंबानी आप नहीं बोलो, वो लोग गलत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ उस लेवल में ये सब ज्यादा होता है। और इसलिए हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था ये क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अभी वो चीजें मतलब अभी, क्योंकि उन टेक्निक सब सीख लेते हैं कॉन्ट्रेक्टर लोग, कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर काम किया, उन्होंने सीख लिया, तो वो सब मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो पहले ही बनाया था, सिर्फ 2005 में ही बना हुआ है ये, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं था। अभी रिसेंटली उसको एक्टिव बनाया गया है। जब प्राइवेट प्लेयर, जितना प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर अभी ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट काम ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम ज़्यादा हो रहा है। इवन गवर्नमेंट में भी हम लोग जो खुद करते थे आजकल बहुत कम करते हैं, वही प्राइवेट कंपनी की करते थे। इवन प्रोमोटर बोर्ड में ही ये लोग, हम लोग जो सीनियर लोग हैं, मास्टर प्लान खुद बनाते थे, डीपीआर खुद बनाते थे, एग्जीक्यूशन खुद करते थे। अभी वही प्रोमोटर बोर्ड में मास्टर प्लान अभी हम टेंडर कर रहे हैं, डीपीआर हम टेंडर के थ्रू कर रहे हैं। इवन वर्क्स भी हमने बहुत जगह टेंडर के थ्रू मतलब वो मतलब ये जो पीएमसी मोड में कर रहे हैं। तो मतलब प्राइवेट प्लेयर का रोल ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट खुद काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में आदमी काम कर रहे हैं ऐसे भी, और इससे लिए और गवर्नमेंट का काम थोड़ा अलग लाइन में जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है जे प्राइवेट से ज़्यादा काम कराना चाहिए। तो इसलिए ये जो नया पिक्चर आ रहा है, पिक्चर में इसलिए मैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, विजिलेंस वीक कैंपेन चल रहा है, इसी कैंपेन के अंदर हेडक्वार्टर में हमें इसके ऊपर जानकारी दिया था। तो मैंने सोचा आज आप लोग बाहर अलग अलग स्टेट से आए, तो उसके ऊपर ये बेसिकली एक कमीशन बनाया गया। तो जैसे सिर्फ विजिलेंस कमीशन को या विजिलेंस में आप कंप्लेंट दे सकते हैं, इस कमीशन को भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर डाउट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो जैसे विजिलेंस कमीशन या विजिलेंस डिपार्टमेंट या विजिलेंस विंग हम लोग के लिए इंक्वायरी करते हैं, ऐसे ये लोग बेसिकली वो उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। मतलब वो उस केस में नॉर्मली वो लोग मतलब वो कि आपका जो कंप्लेन है उसको पढ़ेंगे। आप ये कंप्लेन इवन मतलब बोलते हैं मतलब आप मतलब ऐसे ना, हम लोग का विजिलेंस में एक रूल है, आपका आइडेंटिटी होना चाहिए कोई कंप्लेन देने से। जे आप अमुक है तो लिखना पड़ेगा, तभी आपको विजिलेंस में उसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। मतलब विदाउट मतलब बेनामी चिट्ठी जो बोलते हैं ना, मतलब वो नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो आप अगर नाम ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर होता है प्राइवेट पार्टी, आपको मतलब दिक्कत कर सकता है। तो उसमें कोई भी अगर अगर डिपार्टमेंट को आपको लग रहा है, आप लोग डिपार्टमेंट में है और कोई काम चल रहा है, आपको लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर गलत कर रहा है, तो आप इस कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। और बेसिकली कुछ वार्निंग सिग्नल दिया है उन्होंने, वो मैं थोड़ा सा जस्ट, बहुत लोग सीनियर लोग जानते भी है वो कैसे सिग्नल है। तो एक सिग्नल है, अगर आपको डिपार्टमेंट में लग रहा है जे सेम सप्लायर है लोएस्ट बिडर हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का भी कुछ हो सकता है, कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, एक ही सप्लायर कैसे दे रहा है। दूसरा है एक जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब जियोग्राफिक लोकेशन मीनिंग क्या है, सपोज आप पूरा इंडिया को अगर सोचेंगे, सपोज नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसे सोचेंगे तो देखेंगे कोई लोग नॉर्थ में ही मिलता है काम उसको, साउथ में कभी नहीं मिलता। कोई लोग को साउथ में ही मिलता है, नॉर्थ में कभी नहीं मिलता। जो ये जो पार्टीज है वो आपस में मिलजुल है। इवन ये भी बताया गया उस दिन, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस दिन कमीशन ने, जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी है तीन, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया, बोल रहे हैं इनके अंदर भी मतलब अंडरस्टैंडिंग है। कोई नॉर्थ में काम करता है, कोई साउथ में काम करता है, कोई वेस्ट में काम करता है, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मेजर उसका रहता है बड़ा बड़ा काम में। आपका मतलब छोटा मोटा स्कूटर वाला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में बड़ा बड़ा स्कीम मिलता है ना उसको, हेल्थ स्कीम हो या अलग अलग स्कीम हो। तो ये कमीशन ने उसमें भी मिला, जे उस लेवल में मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है, जियोग्राफिकली वो लोग सेट हो जाता है। तो वो एक मतलब वार्निंग सिग्नल है। फिर देखते हैं रेगुलर सप्लाई फेल टू बीट टेंडर ड्यू नॉर्मली। आप ये जैसे एक पार्टी को, सपोज एक पार्टी को काम मिल रहा है, लेकिन अचानक से देखा है एक इस ईयर का काम में
वो पार्टी आया ही नहीं या उसको मिला नहीं, वो क्या हुआ, वो भी डाउटफुल है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलना, बार बार मिलना भी डाउटफुल है, अगर उसको मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे वो भी डाउटफुल है, क्योंकि उसमें भी होता है मतलब गेम। सम सप्लायर अनएक्सपेक्टेड विथड्रॉ फ्रॉम बिडिंग, अभी तो कम हो रहा है, पहले जैसे तो हम लोग का नेता बाबू करते अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते, नॉमिनेशन का लास्ट डे पहले ऐसा टेंडर भी विड्रॉ कर लेता है, तो उसका अंदर भी कुछ हो सकता है कारण क्यों विड्रॉ कर लिया। सर्टेन कंपनीज ऑलवेज सबमिट बिड बट नेवर विन, ऐसा बहुत पार्टी दिखा गया है, कंपनी हमेशा कंपटीशन करते हैं लेकिन कभी उसको काम नहीं मिला, मतलब वो किसी के लिए काम कर रहा है, कोई एक पार्टी के जगह 2-3 पार्टी है उनका भाई बहन, बस कंपटीशन दिखाने के लिए। तो वो भी तो देखो, वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हो सकता है डिपार्टमेंट भी इन्फ्लुएंस में आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग तो उसने किया है ना। अगर कोई सपोज जेई को या कोई हम लोग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोई पार्टी आके बोल रहे हैं हम लोग के पास 3 पार्टी है, हमें दे दीजिए हम मैनेज कर देंगे, तो हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एससी या जेई भाग जाए और उसमें आ जाए, लेकिन शुरुआत किसने किया, उसने किया ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसने ये काम को स्टार्ट किया है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस एंगल से देखेंगे। लेकिन हम लोग का जो अगर इंक्वायरी होंगे तो हम वो उसको एंगल नहीं देखेंगे से बोला विजिलेंस में कोई कंप्लेंट कर दिया तो इसने ये कर रहा है, तो आपको अच्छा बढ़िया है तो तुम्हारा सप्ताह शुरू हुआ गया, लेकिन वो उस तक नहीं जाएंगे कि वो पार्टी आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया, वो पार्टी का क्या रोल रहा, पार्टी ने क्या किया, पार्टी कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, पार्टी कैसे फ्रॉड कंपनी बना रहे हैं, ये सब में हम लोग का डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, ये सब में जाएंगे ये। लेकिन ये भी बोला है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सपोज कोई केस आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ दी दिया, विजिलेंस कमीशन नहीं दिया, लेकिन सपोज उस केस में हम लोग का एम्प्लॉय भी इन्वॉल्वमेंट है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भी पकड़ सकते हैं, उनको भी पावर दिया गया है। लेकिन नॉर्मली वो उतना तक जाते नहीं, जैसे हम लोग उधर नहीं जाते सप्लायर की तरफ, वो लोग भी इतना नहीं जाते। लेकिन उसमें भी देखा जाए बहुत एक्सेप्शनली देखा जाए पार्टी के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट का बहुत डीलिंग हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोग एक्शन ले सकते हैं। तो वो कॉम्पिटिशन ऑफ इसमें कॉम्पिटिशन कमीशन का पावर है। इस कंपनी सिम्स टू बी टर्न बीइंग द विनिंग बिडर, टेक ए टर्न, वो टर्न लेते हैं विनिंग बिडर के बाद। तो ये बेसिकली ये जो चीजें है ये आप लोग देखते रहते हैं, विनिंग बिडर रिपीटेडली सब कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लेकिन उन्हीं में ही सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ए बी सी डी बीट किया, ए ने काम लिया, बी सी डी को डिवाइड कर दिया, तो ऐसा भी होता है। कॉम्पिटिटर रेगुलरली सोशलाइज होल मीटिंग शॉर्टली बिफोर द टेंडर डेट। हाँ, सपोज कॉम्पिटिशन टेंडर आपने किया, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एक बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर उससे ज़्यादा आपके पास आ रहा है मतलब आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका गलती गवर्नमेंट सबमिट का उसका है। एक कंप्लेन अगर हम लोग का डिपार्टमेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट सबमिट को पकड़ेगा, आप कॉन्ट्रैक्टर क्यों आ रहा है, क्यों बात कर, लेकिन उसको थोड़ी बुलाए, वही आके इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो कंप्लेन जाएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये पार्टी ना हम लोग ने टेंडर किया, बिफोर ओपनिंग टेंडर ये बार बार हम लोग का ऑफिस में आ रहा है, तो उसको जो करना है कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया करेंगे। तो ये सब जो वार्निंग सिग्नल है ये एक बुक है, और उसको भी मैं अगर हो सके तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ मैंने अपना आइडिया दे दिया, कॉम्पिटिशन कमीशन क्या है, इंडिया क्या है, विजिलेंस एनालिसिस के तो एनालिस कंपेन है। उसके बाद हमारा मेरा वो एक टॉपिक था, ये है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर तो आप सबको पता है क्योंकि मैंने अभी बोला भी था, ये जो सीबीसी मैनुअल है इधर में दिख रहा हो, डेलीगेशन ऑफ जीएफआर है, ये प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनुअल, गुड्स वर्क्स, ये सब ऑनलाइन भी है, और नहीं तो ये इधर कंप्यूटर में रखा हुआ है, वो हम लोग का ग्रुप में शेयर कर देंगे। सीबीसी मैनुअल भी है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स है ना, मैंने बोला कि हम तो बोर्ड का ही पावर यूज़ करते हैं, जो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से 2019 में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उसमें जो है ना फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना है इस बार इस पॉइंट में भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ है, ये रूल सही है कि नहीं, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टीएस जो है ना,
ए के बाद होता है, और एस पर जीएफआर बोलते हैं टीएस पहले होना चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए? हाँ हाँ, फर्स्ट ए होना चाहिए। हाँ, जीएफआर के हिसाब से पहले टीएस होना चाहिए। तो शायद सुना है लास्ट क्लास में थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आया, और हम लोग कंफ्यूज है हम क्या करना चाहिए। और पराग ने बोला हम तो अपने हिसाब से करेंगे ही, लेकिन सबको सुनाई दिया, उसको सुनाई नहीं दिया। क्या तुम्हारा बड़ा बात ये तो नहीं, ऐसे तो मैंने वही बोला है, जैसे वो भी रूल है ऐसे, जब हम पार्सल लिखना करते हैं, हम लोग का डेलीगेशन पावर में है 10,000, लेकिन ये वही है नंबर 40 नहीं, कोड नंबर 40 है ये, जो हमें बहुत लिमिट किया गया है डेलीगेशन पावर में। डेलीगेशन पावर में हम लोग का पावर 10,000 है, मतलब वो वोटे डेवलपर के अंदर, वो तो आप काम करेंगे डेवलपर के अंदर है। और इसमें लेकिन वो पर्सनली लिखना नहीं चाहिए कि मैं आप मतलब रीजन देने से बोल सकता, तो 10,000 वाला करते हैं हम लोग, बहुत काम करना पड़ता है सोशल मेंटेनेंस का। 10,000 को कोई भी AEW खर्चा कर सकता है, बस वो कॉल देना चाहिए उसका किस कारण से खरीदना पड़ा, और उसका रीजन देना चाहिए कि उसने जस्टिफाइड जो भी है। तो सपोज हमने कोई ब्रांडेड कंपनी की है, तो पता ही है हमारी जरूरत है, हाँ एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जब ये मतलब एवरीथिंग मैंने सब डिवीजन होता था, फिर उन्होंने उसको बना दिया था, ठीक है, तो सब जगह में एक एक होर्डिंग के अंदर रेनोवेट, उसको यूज किया इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग मतलब इमीडिएट इमरजेंसी नहीं, मतलब कर देते हैं टाइम बाउंड है, वही इमरजेंसी है, किसी का इंस्ट्रक्शन है 2 दिन के अंदर काम करना है, फिर वो रीजन तो बस एक कॉन्ट्रैक्टर का रीजन देना चाहिए। इस केस में भी हमने नॉर्मली डायरेक्ट ब्रेक लेना मुश्किल है, तो हम 3% ताकि आपका रेट जस्टिफाइड हो। तो बहुत ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग बनाए वही हम लोग करते हैं, ये तो करना ही पड़ता है, मतलब 10,000 और 50,000 तो करना पड़ता ही है, तो इस बार थोड़ा सा हमको 1 लाख तक करना पड़ता है, बाकी तो 10-50 वाला बहुत जगह में हम करना पड़ता है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का वही में DFR का जाओगे फिर अलाउ किया अलाउ करके रखा है। और इसी टाइप से आपका जो ये DS है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपका DFR में भी इंक्लूड है, लेकिन आप किसी में भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी सिस्टम फॉलो किया है उसको कोई पकड़ नहीं रहा है, आप मतलब इस टाइप का हुआ नहीं, पहले आपने इसमें आपने इसको क्यों नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बातें होते हैं बहुत टाइम से इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं वो डिपेंड करता है फाइनेंस का आदमी के ऊपर। अभी फाइनेंस का आदमी कभी कभी अगर बोर्ड का फाइनेंस का आदमी आया, तो मैंने देखा नॉर्मली कि हम लोग का इसको ज्यादा फॉलो करते हैं पावर बोर्ड का, लेकिन जब से डेकोरेशन का लोग आ रहा है ना बोर्ड, तो डेकोरेशन का लोग क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट आ रहा है, तो वो लोग DFR को ज्यादा फॉलो। अभी रिसेंटली मैंने जो सेंस देखा, तब तक बोर्ड का अपना अभी था फाइनेंस में, तब तक यही था, वो फाइनेंस का रूप में दिखते नहीं था, लेकिन जब से ये हम लोग का पावर फंड आया था के बाद मतलब ये का बात ज्यादा होता है, और ये पर क्यों भी बोल करता है, तो फाइनेंस का रूल है, फाइनेंस का आ गया है, उनको वही प्रूव करना चाहिए, तो लेकिन मतलब अलाउ करते हैं। इस केस में ATS जो है ना, ATS का भी रूल अलग अलग है, एक्चुअली हम लोग का बोर्ड है, इसलिए ए का किसी को पावर ही नहीं दिया, तो जैसे बोलते हैं सपोज TS के बाद ए होगा, कौन करेगा, और TS का ये होना पड़ेगा, कौन करेगा उसको, वो पावर हमको दिया नहीं ये करने का। सीडब्ल्यूसी में क्या है, TS के बाद वो सीडब्ल्यूसी से आया विक्रम के पास ए का पावर भी है, सपोज इंजीनियर का 1 लाख का अगर TS है, तो पावर शायद नॉमिनल हायर रेट पे जाता है, एसी का पावर 1 लाख होगा ए के लिए, तो TS करने के बाद ए जो ए के लिए जाएंगे वो हायर रेट पे जाना पड़ता है, लेकिन उसका नेक्स्ट हायर रेट पे कर सकते हैं, और नॉर्मल डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, तो सीओ डिपार्टमेंट है, कॉपरेट डिपार्टमेंट है, और ए का भी पावर
इसी डेजिग्नेशन को देते हैं। हम लोग का बोर्ड में ये बोर्ड है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें रूल थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने बोला ये रूल ये हम लोग के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, ये के साथ मिलता नहीं है। ऐसा 2-3 रूल मिलेगा आपको आगे का। तो 2-3 रूल देखेंगे जेएफआर में ऐसे लिखा है, इसलिए लिखा है। नॉर्मली हम पहले जैसे बोला, पहले इसको ही बोला करते थे, आजकल जेएफआर को बोलो। इसमें भी ऐसे अभी हमका बोर्ड में क्योंकि किसी के पास ए का पावर नहीं है, तो हर चीज ए के लिए हमको बोर्ड पे जाना होगा। बोर्ड वेरिफिकेशन 2 बार होता है, जब एक बार होता है, एवरेज 2 बार। आप ऐसे भी स्टैंडिंग कमेटी जाके बोर्ड में आर्टिकल को बैठेगा, अप्रूव करना होगा। तो स्टैंडिंग बोर्ड में क्या अप्रूव करेगा, तो स्टैंडिंग कमेटी। तो एक लंबा प्रोसीजर है। तो इस केस लिए बोर्ड ने जो ये फॉलो किया है, डेलीगेशन ऑफ पावर में लिखा हुआ है, एक ही बार में केस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लेकिन जानना क्यों चाहिए जेएफआर में क्या है। जैसे मैंने आज आपसे डिस्कस किया, आपका मन में क्लियर हो गया तो जेएफआर में इससे इससे काम कर। अगर वो आप नहीं जानेंगे तो कोई भी मतलब कोई आके इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, इनको भी पता है एक्सटर्नल ऑडिट भी आ सकता है। हमने कैसे कर लिया, जो बोर्ड में फर्स्ट टाइम आया है उनके लिए तो नया ही है। अरे जैसे एनडब्ल्यू का सपोज ये बोल रहा है, ये तो केस पहले होना ही चाहिए, तो जो ऑडिट के लिए आएंगे वही बोलेंगे हमने कैसे केस कर लिया, मतलब कैसे ये कर लिया, मतलब उनका मन में तो आएगा इसलिए। और हर डिवीजन में वो लोग आएंगे, पर आपका अगर नॉलेज वो नहीं रहेंगे तो जेएफआर में कैसे है उनके लिए जैसे मैं बोला आपको भी आप बोलेंगे तो भी उसका अच्छा है। ठीक है, कोई सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम कोई सिस्टम से जाना चाहिए। और ये हम लोग के लिए मैंने देखा फायदा ही है। मैंने अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट में मैंने देखा उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अगर आपका 2 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, आपका काम कहीं भी जल्दी हो रहा है। और वही मैं सोचता हूँ जैसे ऑटोनॉमस होती और जो डिपार्टमेंट क्या फर्क क्यों बना देता है, ताकि आपको थोड़ा ऑटोनॉमी दिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो आपका कहीं कहीं में कोई रिलेशन में मानता हूँ, तो कहीं कहीं में आप डेलीगेशन ऑफ पावर में आप और एक्स्ट्रा है, और कहीं कहीं में आपका अगर दिक्कत है अगर वो कोई का साथ में तो डेलीगेशन ऑफ पावर में बहुत लोग ने देखा है ऑलरेडी, इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है या डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई भी मन में आ रहा है तो आप यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहा है, तो इसका कोई भी मतलब आपको डेलीगेशन किए तो तब क्या हमें है मतलब कंफ्यूजन नहीं पड़ा हुआ किसी का भी कोई क्वेश्चन नंबर 55 पेज जो दिया है 55 से पहले किसी का है तो बोलिए। 55 के ऊपर नहीं है ना, 50 चले जाएंगे। अब क्लॉज नंबर किसका है? हाँ 55 पे आना है। एक इम्पोर्टेंट है रूल, इसको थोड़ा सा आप ये बहुत जगह में ये यूज होता है और आपको जानना भी चाहिए। ये जैसे मैं बोला ना, हमेशा एक्स्ट्रा आइटम को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहुत जगह में एक्स्ट्रा आइटम आ जाता है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कितना तक जा सकते हैं एक्स्ट्रा आइटम, कितना कर सकते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 7 जो है ना, ये हम लोग का ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। नॉर्मली आप जीएफआर में जाएंगे, ये सब में मैक्सिमम लिखा जगह लिखता है 10%, डेविएशन 10% ज़्यादा करना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर क्लॉज नंबर 7 ऑफ डीपीआर ये डेलीगेशन ऑफ पावर यूज़ करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। 10% कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा है। हाइवर लास्ट में आप देखेंगे 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू व्हेनेवर सब्जेक्ट टू रेगुलर अथॉरिटी रेफर टू, थोड़ा सा 10% का लास्ट में आया है। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो नए लोग हैं या जो एक्स्ट्रा आइटम में रिलेटेड है, और डेलीगेशन ऑफ जीएफआर भी आपको देखना चाहिए। जीएफआर से हम लोग का, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों तरफ रूल है। जीएफआर से ये बहुत ही रिलैक्स रूल है बोर्ड के लिए। इस रूल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग का सोल्व हुआ है, क्योंकि एक्सेल फील्ड में जब जाते हैं एक्स्ट्रा आइटम करना पड़ता है, और एज पर जीएफआर रूल जाएंगे ना, आप बहुत जगह फंसेंगे, क्योंकि ये हम लोग का काम का थोड़ा सा नेचर ही अलग है। तो उस केस में के लिए मतलब ये रूल नंबर 7 हमने बहुत जगह यूज़ किया है। एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है,
बाकी मैं 55 तक जल्दी से चला जाता हूँ। 55। हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है, हाँ हाँ सिविल इंजीनियर 50,000, एससी 20,000 ऐसे कुछ दिया हुआ है। हाँ हाँ ये अमाउंट तो दिया है, ये स्क्रैप वैल्यू है ना, वो वैल्यू है ना, क्या वैल्यू है? हाँ, ये बहुत टाइम ये क्वेश्चन आता है जो बोल रहे हैं, जैसे हम लोग भी प्रोसीड्यूर करते हैं। लिखा नहीं है ना। हाँ मतलब इसमें लिखा नहीं है जो 50,000 क्या है। 55 में लिखा नहीं, जैसे 54 पे क्लियरली लिखा है। 54 का रूल क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट जो है ना, नहीं वो बोल रहा हूँ जो स्क्रैप नहीं, आज तक अगर स्क्रैप वैल्यू में लिया किसी ने कोई पकड़ा है क्या? नहीं लिखा है इधर, तो पता लगा जो आपका जो क्वेश्चन है इधर नहीं लिखा है। लेकिन स्क्रैप वैल्यू कम होता है, जो स्क्रैप वैल्यू में जब हाँ पर पीस नहीं, पर आइटम है। पर आइटम है, उसमें 2-3 पीस रहता है। नंबर्स हो सकते हैं, एनी इसमें लिखा है, वो आइटम लिखा है, राइट ऑफ एनी आइटम। सिंगल भी हो सकता है, अगर 2 आते वो आइटम में 2 आ जाए, अगर नंबर 2 है 1 लाख। एक्चुअली आइटम जब लिखते हैं ना, क्वांटिटी इंटू होना पड़ेगा, क्योंकि आइटम के नाम के आपका सपोज ट्रैक्टर एक है, तो आइटम एक ही है, उसकी क्वांटिटी 2 है। हाँ हाँ नहीं, आप देखिए, अगर आप मतलब क्या है, जब आप जोड़ेंगे 2 एक साथ दे देंगे, मतलब इस केस में ऐसे एक मिनट आप वो सुन लीजिए, नहीं तो आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा, और सही बजे के बाद आपस में बात कीजिए। इसका एक क्वेश्चन है, सपोज 55 क्लॉज में आइटम लिखा है, एनी आइटम में, और उनके पास 2 सपोज कुर्सी है, तो उसको जोड़ने से सपोज वो हायर अथॉरिटी में चले जाएंगे, सपोज मान लेते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें मैंने मेरा तरफ से जो कमेंट है, हमेशा हम आइटम जब लिखा है क्वांटिटी को इंटू करना चाहिए। अगर 2 कुर्सी है तो 2 कुर्सी को लेना